आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। चौदह अगस्त का दिन भर लेकर आ गया हूं। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। कल आज़ादी का दिन है देश के लिए, 15 अगस्त है। स्कूलों में बूंदी के लड्डू तो नहीं मिलेंगे क्योंकि स्कूल बंद हैं, लेकिन आसमान में पतंगे तो होंगी ही और प्रधानमंत्री भी होंगे लाल किले पर। कोरोना काल है और इकॉनमी बेहाल है। बात करेंगे कि किन मसलों पर बोल सकते हैं मोदी। दूसरी बात होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर। प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट में मशहूर वकील, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए गए हैं। 2 ट्वीट्स किए थे उन्होंने, चीफ जस्टिस को सवालों में घेरने की कोशिश की थी। तो आज उस धागे की बात करेंगे जिसके इंगे क्रिटिसिज्म है और उंगे कंटेम्प्ट है। और 17 साल के उस चमकीली आंखों वाले लड़के की बात होगी जिसने 30 साल पहले आज ही के दिन क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी मारी और कुछ साल बाद सेंचुरीज की सेंचुरी मारी। सचिन तेंदुलकर की पहली सेंचुरी की कहानी। ये सब, लेकिन पहले हेडलाइंस। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 64,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में गाइडलाइन को दरकिनार कर स्कूल खुलने पर हंगामा हुआ। 4 घंटे बाद स्कूल को बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 81 वीरता पदक मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस के कारण देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की तेज बारिश से हाल बेहाल है और मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप का डिस्कवरी प्लस ऐप सीधा प्रसारण करेगा, जिसकी शुरुआत 15 और 16 अगस्त को होने वाली ऑस्ट्रियन ग्रां पी से होगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। 14 अगस्त आ गया है, कल 15 अगस्त भी आ जाएगा। हालात कैसे भी हों, आज़ादी का जो दिन होता है वो किसी भी त्योहार से किसी भी मामले में 19 नहीं लगता। मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ ये होता है कि एक एक्साइटमेंट 15 अगस्त और 26 जनवरी की सुबह से होने लगती है। उसमें स्कूल की भी यादें हैं और एक देश के तौर पर हमारे भविष्य के सपने भी हैं। 15 अगस्त एक और बात के लिए मशहूर है, वो ये कि प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं और फिर वहाँ से भाषण देते हैं। और ये प्रधानमंत्री के जो साल के सबसे अहम भाषण होते हैं उनमें से एक माना जाता है। इस बार हमारी आज़ादी का दिन ऐसे समय पर आया है जब एक महामारी भारत में 48,000 से ज़्यादा जानें ले चुकी है और हमारी इकॉनमी पर, लोगों की नौकरियों पर उसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कल देश की नज़रें और कान प्रधानमंत्री के भाषण की ओर होंगे। मैंने बात की आज तक रेडियो के संवाददाता अशोक सिंघल से, जिनका दशकों का तजुर्बा है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, और मैंने उनसे पूछा कि कल सुबह प्रधानमंत्री किन मसलों पर बोल सकते हैं, उनके भाषण का एजेंडा क्या हो सकता है। देखिए, इस बार का 15 अगस्त जो है सबकी नजरें इसको लेकर के कि प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो सबकी नजरें इस बात को लेकर रहती हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे लाल किले की प्राचीर से। और साथ साथ लोगों को इंतजार ये भी है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए किस तरह का रहने वाला है इस बार का 15 अगस्त, किस प्रकार से ये समारोह मनाया जाएगा, क्योंकि कितने लोग आएंगे, किन को बुलाया जाएगा, किस तरीके से लोग बैठेंगे, इन तमाम चीजों को भी लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि इस बार 15 अगस्त को लोग मास्क भी लगा के रखेंगे और 2 गज की दूरी भी रहेगी और सैनिटाइजर भी जगह जगह पर रखा जाएगा ताकि लोगों को जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर सके। और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया इस दौरान, और केंद्रीय मंत्री हैं या पीएमओ के ऑफिशियल्स हैं या सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है। बहुत ध्यान रखा जाएगा जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए। अशोक जी, योजनाओं और उपलब्धियों की बात तो ठीक ही है, हर साल ही होता है, लेकिन ये कोरोना का दौर है
तो कोरोना को लेकर के किसी खास तरह के ऐलान या खास तरह के जिक्र की चर्चा चल रही है जो वो कर सकते हैं? कोरोना वॉरियर्स को लेकर के प्रधानमंत्री खास तौर से वहां बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। लगातार इस दौरान प्रधानमंत्री जब भी उनको मौका मिला है राष्ट्र के नाम संदेश में या चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान, प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की है कि किस ढंग से उन्होंने जान की परवाह न करते हुए दूसरे लोगों की जान बचाई। और समय समय पर प्रधानमंत्री हमेशा उनका अभिवादन करते रहे हैं, उनका सम्मान में कुछ ना कुछ कहते रहे। तो इस दौरान भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। और खास बात यह है कि चाहे वो डॉक्टर्स हों या हमारे पुलिसकर्मी हो या सफाई कर्मी हो, उनको भी खास तौर से न्योता दिया गया है 15 अगस्त के इस मौके पर। चाहे डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हों या सफाई कर्मी हों, उनको बुलाया गया है। और खास बात यह है, देखिए एक चीज और सरकार ने की है, जिनकी ड्यूटी लाल किले पे लगेगी, इस दौरान लगेगी, उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया गया था, उनके टेस्ट करवाए गए थे और 14 दिन के भीतर ही उनको ध्यान में रखते हुए उनकी ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है 15 अगस्त के दौरान। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता अशोक सिंघल। और इस दिन भर में बातचीत का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना। इसलिए बात करेंगे इस पर क्योंकि जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी करार दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनसे पहले के 4 चीफ जस्टिस को लेकर के ट्वीट किए थे। 20 अगस्त को अब उनकी सज़ा पर सुनवाई होनी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने तक की जेल की सज़ा जुर्माने के साथ या उसके बगैर हो सकती है। अब देखना है कि अदालत इस पर कितना गंभीर है कि वो सज़ा देती है या नहीं देती है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसे हिंदी में अदालत की अवमानना कहते हैं, वो क्या होता है और वो अदालत की आलोचना से अलग कैसे है। कानून आपको अदालत की स्वस्थ आलोचना की इजाज़त देता है, लेकिन अवमानना की नहीं। दोनों के फ़र्क को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील सूरत सिंह से। देखिए, ऐसा है, एक होता है क्रिटिसिज्म विद बैड मोटिव्स और एक होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। किसी चीज को, उस चीज में वस्तुतः सुधार हो, यानी जहां आप इंस्टीट्यूशन का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, गरिमा को उसकी को मानते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि कुछ चीजें बेहतर हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों की स्पिरिट में फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट किया, लेकिन हर एक चीज तो कंटेम्प्ट नहीं मानी गई, क्योंकि वहां उद्देश्य ये था, जैसे मेरी किताब आ रही है जजिंग द जजमेंट्स ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, हाउ वाइज हाउ अदरवाइज, तो उसमें हम ये कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसीजन लिए, किस किस तरह के थे, क्या क्या ऑप्शन थे, क्या चुना उन्होंने, क्या चुनना चाहिए था मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन में। अब लोग उससे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये कह देना कि आप जज करप्ट हैं, अरे भाई कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले, और दूसरे तो इस तरह से तो फिर इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो कमजोर होगी, अंडरमाइन होगी। तो उस हद तक तो कंटेम्प्ट बनता है। लेकिन कई चीजें पर्सनल हैं, जैसे चीफ जस्टिस के बारे में पहले तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। अगर करना चाहिए तो गुड ह्यूमर्ड आप करें तो बात अलग है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम बड़े रोबस्ट हैं, डिबेट में विश्वास करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलीवन में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंटागन पेपर में कई चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो उनको नहीं छपना चाहिए। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज है तो डिबेट ज्यादा होगी, रोबस्ट डिबेट होगी, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बशर्ते गुड इंटेंशन के साथ रखें, तो उससे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। तो हमें इतना ज्यादा सेंसिटिव, बल्कि ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हमारी एज ए सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्रिटिसाइज कर दे तो हम उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएं। तो यहाँ दो बातें, एक तो प्रशांत भूषण जी ने कुछ क्रिटिसिज्म जो की कि जज करप्ट है, वो एक डिबेट के स्तर से एक नीचे की बात है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी इतना ज्यादा टची नहीं होना चाहिए कि कोई चीज को वो पर्सनली ले। इट इज इन बैड टेस्ट। ये बहुत ही उनका जो है बैड टेस्ट है प्रशांत भूषण का, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें कोई खास नहीं था कि बैठे हुए बाइक पे, उसको एक पॉलिटिकल उसकी तरह बना लेना कि देखो जी खुद तो ये बैठे हुए हैं
और यहाँ कोरोना में कोर्ट बंद है। नहीं, कोर्ट बंद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सही कहा है, अर्जेंट केसेस में हियरिंग हो रही थी। अगर उसने इस तरह से क्रिटिसिज्म कर भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन हिल जाएंगी, ये प्रतिक्रिया कोई बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। कितने लोगों को पता भी नहीं कि क्या ट्वीट थी क्या नहीं थी। और डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट की क्वालिटी ऑफ जजमेंट से होती है, डिग्निटी किसी के कहने से नहीं होती। अब हम एक बहुत बड़ा केस कर रहे थे तो सरकारी वकील ने कहा डॉक्टर साहब ये केस अगर आप जीत जाओ तो मैं मान जाऊं। मैंने कहा देखो भाई, मैं अगर बढ़िया वकील हूं तो आपके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं बेकार हूं तो आपके कहने से भी कोई बढ़िया नहीं हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बढ़िया काम कर रही है तो प्रशांत भूषण या 2-4 और लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता, और अगर वाकई काम नहीं कर रही है तो लोग बेशक स्तुति करते रहे सुप्रीम कोर्ट की, तो भी सुप्रीम कोर्ट ऊंची नहीं बन जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीजों में सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था, ना ही इसमें कोई अर्जेंसी थी। साथ ही प्रशांत भूषण को भी जो है चाहिए था कि एक संयम जो चाहिए, इस लेवल पे जो डिबेट होती है, जो डिस्कोर्स होती है, वो उसका डिस्कोर्स का लेवल इतने नीचे नहीं करना है कि ये करप्ट है। सूरज जी, जो प्रशांत भूषण वाले केस पर जो फैसला आया है कोर्ट का, जो पहले से डिबेट है हेल्दी क्रिटिसिज्म बनाम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस डिबेट में इस आज के फैसले ने कोई नई लकीर खींची है क्या? कि मतलब चीफ जस्टिस की पब्लिक अपीयरेंस को लेकर के उनसे जुड़ी कोई निजी टिप्पणी करना अवमानना के दायरे में आएगा आपसे? ये प्रिंसिपल शुरू से ही और एक ट्रेडिशन चली आ रही है ब्रिटिश सिस्टम से, हाउस ऑफ लॉर्ड से, कि भाई कोई भी अपने व्यक्तिगत मतभेद हो पर्सनल लेवल पे, वो नहीं कानून की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से अगर आपके कोई आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको अमेरिका में फेयर कमेंट डॉक्ट्रिन कहा जाता है, कि कमेंट कर रहे हैं आप लेकिन फेयर कर रहे हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन पे, इंडिविजुअल पे नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे भी उस तरह से ताकि सुधार हो सके। इसी तरह से क्रिटिसिज्म फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जुडिशरी, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस, क्वालिटी ऑफ फेयरनेस इन आवर सिस्टम, अगर उसके लिए कोई कहते हैं और उसकी यही इंटेंशन है कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे और करें तो और बेहतर होगा, तो वो तो माना जाएगा फेयर कमेंट। और ये कहें कि सब करप्ट है, सब भ्रष्ट है, कोई विश्वास नहीं है, जुडिशियल पर क्यों जा रहे हो, वो क्लियरली कंटेम्प्ट की परिभाषा में आएगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील सूरज सिंह। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब आज दिन भर के आखिर में एक किस्सा सुनते हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त ही वो तारीख थी जब सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का पहला शतक लगाया था। साल था 1990। सचिन तेंदुलकर की उम्र थी 17 साल। इंग्लैंड की टीम सामने थी और मैदान भी उन्हीं का था, अपने ख़राब मौसम के लिए मशहूर शहर मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान। आगे का किस्सा मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएंगे आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, क्योंकि वो जैसे किस्से सुनाते हैं क्रिकेट के, वही सुख मिलता है जो सचिन की स्ट्रेट ड्राइव पे मिलता था। सुनिए 14 अगस्त 1990 की बात। दिन मुझे याद है और मुझे तो वो शाम भी याद है। दरअसल उन दिनों में ना टीवी पर मैचेस नहीं आते थे विदेश में, तो ये दूसरा टेस्ट मैच था उस सीरीज का। इंडिया लॉर्ड्स में हार गया था। ओल्ड ट्रैफर्ड में, अगर आपको याद होगा, आखिरी दिन 350 के करीब शायद इंडिया को उन्होंने, इंग्लैंड ने टारगेट दिया था और इंडिया की विकेटें भी गिर गई थी, 5 या 6 आउट हो गए थे। रेडियो पर कमेंट्री आती थी, मनोज प्रभाकर और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए थे और ये साफ था कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी हार जाएगा। रेडियो पे भी जो कमेंट्री आती थी, आप थोड़े से हैरान होंगे उस सीरीज की, वो आती थी BBC रेडियो पे। और मुझे याद है मैं चंडीगढ़ था और उस टाइम सचिन तेंदुलकर का सबको पता तो चल गया था कि भाई एक यंग प्लेयर जो 7-8 महीने से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें दम है और ये थोड़ा लंबा जाएगा, बट इतना नहीं पता था कि कितना बड़ा वो प्लेयर होगा। उन्होंने एक पारी खेली थी नेपियर टेस्ट मैच में, 84 या 85 इससे पहले बनाए थे, जो उनकी दूसरी सीरीज थी, और वो डैनी मॉरिसन की गेंद पर आउट हो गए थे। अगर वो उस दिन 100 बना देते
तो यंगेस्ट प्लेयर होते टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले। खैर वो रिकॉर्ड आई थिंक जावेद मियांदाद का ही रहा। फिर ये सीरीज अब इन दोनों ने बैटिंग करनी शुरू की और इंग्लैंड क्योंकि बहुत अटैक कर रहा था, अटैकिंग फील्ड्स थी, तो इन दोनों ने पहले तो थोड़ा संभल कर खेला। मनोज प्रभाकर ने और सचिन तेंदुलकर ने। मनोज प्रभाकर बड़े कहते हैं उनको इंडियन स्ट्रीट फाइटर टाइप प्लेयर कहते थे कि जूझते रहते थे, लड़ते रहते थे और तजुर्बा भी था उनके पास। और सचिन तेंदुलकर जो है फिर उन्होंने अपने कई अच्छे बैकफुट शॉट्स खेले। अगर आप उस मैच की हाइलाइट्स देखेंगे, उन्होंने बैकफुट पंचेज मारे हैं, स्ट्रेट ड्राइव मारे हैं, कट मारे हैं। और इंग्लैंड क्योंकि अटैक कर रहा था, इंग्लैंड को ये था कि भाई हम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगे, हमने 6 आउट कर दिए, बाकी भी आउट कर देंगे। बट फिर ये पार्टनरशिप चलती रही और एंड में जब ये साफ हो गया था कि देखो मैच तो अब ड्रॉ ही होगा, इंडिया भी नहीं जीत सकता और शायद इंग्लैंड भी नहीं जीत सकता, तो सचिन ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अब थोड़ी वक्त की भी कमी रहेगी। तो एंड वाले अगर आप उनके रन देखें, जाहिर तौर पे वो ये जानते थे कि भाई अगर मैं रनों के चक्कर में आउट हो गया तो इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन जब वो कंफर्ट जोन में आ गए तो एंड के रन उन्होंने थोड़ा तेज बनाए थे और बहुत बड़ा मोमेंट था। इनफैक्ट मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चंडीगढ़ में रहता था, मेरी उम्र भी 17 साल थी और पता नहीं किन वजह से आई थिंक मैं सो गया था। सचिन तेंदुलकर का जो 100 हुआ होगा वो इंडियन वक्त अनुसार रात को 10 साढ़े 10 के बाद हुआ होगा और शायद मैं तब तक या रेडियो बंद कर चुका था या फिर 10 बजे मैं सो गया। अगले दिन सुबह रेडियो पर जो न्यूज आती थी, ऑल इंडिया रेडियो पर 8 बजे या फिर सुबह अखबार आते थे, उनसे पता चला कि इंडिया ने ना सिर्फ मैच बचा लिया बल्कि सचिन तेंदुलकर ने वो 100 भी बनाया था। और उसके बाद सचिन ने मुड़ के नहीं कभी पीछे देखा। और ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने बल्कि ऋषि बेनो ने जब ये कहा था कमेंट्री करते वक्त कि इस बैट्समैन के बल्ले से आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सारे और 100 निकलेंगे और मैं अपने आप को ये उम्मीद करता हूं कि मैं जीऊं उन शतकों को देखने के लिए। तो आई थिंक उनकी रीडिंग बड़ी जबरदस्त थी। विक्रांत, चूंकि आज की तारीख सचिन के करियर का एक पाथ ब्रेकिंग मोमेंट है, तो थोड़ी बात इस पे भी करना चाहते हैं कि जो शुरुआत के सचिन तेंदुलकर थे वो तकनीक और शॉट सिलेक्शन के लिहाज से वो बाद के सचिन तेंदुलकर से कैसे अलग थे? देखिए, अब मैं और आप भी आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले या 20 साल पहले जिस तरह चलते थे आज नहीं चलते हैं, जिस तरह हम बात करते थे नहीं करते हैं, हमारी आवाज में भी फर्क आता है। तो उन्होंने तो 24 साल क्रिकेट खेली है और टेक्निक में बड़ा बदलाव आता रहा। दरअसल 2 बड़ी चीजें मुझे उनकी क्रिकेट में हमेशा स्टैंड आउट की, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3। जब वो शुरू में आए थे, आप उनका स्टांस देखें, स्पेशली इस इनिंग में भी जब उन्होंने ये 100 बनाया है, उस टाइम के उनके आप अगर विजुअल्स देखें और बाद में सचिन तेंदुलकर का स्टांस और उनका खेलने का तरीका देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। पहले उनका जो ग्रिप था, जो पकड़ने का, बैट पकड़ने का जो अंदाजा होता है, वो थोड़ा नीचे से पकड़ते थे और थोड़ा उनका हाथ ज्यादा घूमता था। इनफैक्ट जब ये पाकिस्तान में उन्होंने इस टेक्निक के साथ शुरू में वो जब आए तो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे इंडिया के, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी थे, तो उन्होंने कहा था कि यार अगर इन्होंने अपनी टेक्निक बदली नहीं, ये बैट पकड़ने का तरीका, ग्रिप, तो इनको आने वाले वक्त में दिक्कत आएगी। और वो अडेप्ट करते रहे। तो पहले 1-2 साल के बाद आप देखें सचिन का जो स्टांस है थोड़ा सा बदला, उनका ग्रिप थोड़ा सा बदला। उसके बाद मेजर चेंज आया जब 99 टेस्ट मैच वो चेन्नई वाले ने, जब इनको बैक स्पैजम्स पहली बार हुए, 100 इन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स थे कम कर दिए। सचिन लॉफ्टेड शॉट्स बहुत खेलते थे और कट तो खैर इतना नहीं, लेकिन पुल और हुक का बड़ा इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने देखिए अपनी विल पावर में लॉफ्टेड शॉट्स, क्योंकि उसमें भी आपकी बैक पूरा पिवट होती है, और जो पुल शॉट है और हुक शॉट है उसमें पिवट पूरा होता है, वो शॉटें खेलनी उन्होंने बहुत कम कर दी। कट तो खैर मारते थे वो बाद में भी। फिर उसके बाद जब इनको टेनिस एल्बो हुआ 2004 और 2005 में, तो अब इनको बल्ला थोड़ा सा लाइट भी करना पड़ा, बैकफुट पंचेस मारते थे। तो वो इनको 3 बदलाव मैंने देखे जिंदगी में, क्रिकेट में अपने आप को करते रहना। लेकिन सचिन के बारे में ये था जो हमें नहीं पता चलता था, बाद में आपको पता चलता था, उनकी पैनी नजर, जैसे कहते हैं ना आई फॉर डिटेल, एक डॉक्टर की तरह, सर्जन की तरह। वो मैदान में अगर प्रैक्टिस करने जाते थे ना एक दिन पहले, तो दूर से पता चल जाता था कि साइड स्क्रीन बड़ी है या छोटी है। इनकी हाइट थोड़ी कम थी, तो वो विजुअलाइज करते थे कि यार ये लंबा फास्ट बॉलर बॉल डालेगा तो ये मुझे साइड स्क्रीन के ऊपर से उसका हाथ आएगा। तो कई बार तो मैंने इतने विदेशों में भी मैचेस कवर किए हैं जहाँ पे लास्ट दिन सचिन के कहने पे साइड स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया गया, ऊंचा किया गया, बिकॉज ऑफ
हिज विजन कि जी यहाँ से दिखेगा नहीं। तो उनकी पैनी नजर थी, उनकी सेंस ऑफ प्रिपरेशन, उनकी तैयारी। सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत कम लोग जो हैं उन्होंने क्रिकेट को मतलब इस तरह से इतनी बारीकी से न सिर्फ देखा है बल्कि जिया भी है। दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 64,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में गाइडलाइन को दरकिनार कर स्कूल खुलने पर हंगामा हुआ। 4 घंटे बाद स्कूल को बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 81 वीरता पदक मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस के कारण देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की तेज बारिश से हाल बेहाल है और मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप का डिस्कवरी प्लस ऐप सीधा प्रसारण करेगा, जिसकी शुरुआत 15 और 16 अगस्त को होने वाली ऑस्ट्रियन ग्रां पी से होगी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ये इस हफ्ते का आखिरी दिन भर था। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। शनिवार को अभी हम दिन भर लेकर नहीं आते हैं, लेकिन कोरोना कवरेज, ज्ञान ध्यान और 5 मिनट के हमारे न्यूज़ बुलेटिन कल भी होते हैं। यानी आज तक रेडियो शनिवार को सोता नहीं है, उस दिन भी हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो दिन भर और आज का दिन तो आप सुनते ही हैं, पर ये वाले प्रोग्राम्स भी हमारे और सुनिए, उनके बारे में भी हमें लिख करके अपने फीडबैक बताइए। और आज की जो चिट्ठी लिखी है वो है जीशान नैयर ने। वो लिख रहे हैं तरैया गाँव, ज़िला बेगूसराय, बिहार से। और वो कहते हैं कि अंजुम शर्मा जब भी कुछ लेकर आते हैं हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन नामी ग्रामी पॉडकास्ट में संगीतकार मदन मोहन पर अंजुम ने जो प्रोग्राम बनाया वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वीर ज़ारा का संगीत बनाने की कहानी बहुत रोचक थी। इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि आपकी नज़रों ने समझा गाने के पीछे की कहानी, और बेगम अख्तर ने 18 मिनट तक फ़ोन पर उनसे ये गाना सुना। ये सब रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी अंजुम शर्मा जी ने दी, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। जीशान, धन्यवाद, आपने चिट्ठी हमें लिखी और आपने कई ईमेल्स हमें लिखे हैं। ये उनमें से एक ईमेल था जो हमने पढ़ा, और अक्सर आप ईमेल्स लिखते हैं और आप ये भी कह चुके हैं हमसे पहले कि हमें डिजिटल के साथ अब शॉर्ट वेव पर भी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि हम हर प्लेटफॉर्म पर हों, और ये दर्शाता है कि आप ध्यान से कान लगाकर आज तक रेडियो सुनते हैं। पर अब कई कारणों से हम शॉर्ट वेव पर नहीं आ पाएंगे। आज तक रेडियो मूलतः डिजिटल के लिए ही है, ये एक पॉडकास्ट चैनल है, और आप डिजिटल पर सुनते ही हैं तो वहीं सुनिए। और डिजिटल के हर प्लेटफॉर्म पर हम होंगे जो ऑडियो का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गूगल पॉडकास्ट हो, एप्पल पॉडकास्ट हो, स्पॉटिफाई, जियो सावन, और जहां नहीं हैं वहां भी हम आने वाले हैं। तो जीशान, हमें लिखते रहिए, और अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट पर अपनी कोई राय या सलाह देना चाहते हैं तो ईमेल करें radio@aajtak.com पर। आपकी ईमेल को भी हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम्स में आपके नाम के साथ शामिल करें। दिन भर में आज इतना ही। इसकी साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार।